जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसमें कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 48 है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसमें कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 48 है। तो हम प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा ये एक निबंध है। ये निबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया और ये भाषण जो है ये निबंध है ये इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण से लिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से जो ये निबंध है वहाँ से ये लिया गया है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पाठ के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी इसका आंसर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1851 ईस्वी को। यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1851 ईस्वी को। कहाँ हुआ, महू मध्य प्रदेश। यानी राज्य का क्या नाम था, मध्य प्रदेश। यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर बी ही दिया गया है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दिसंबर 1956 ईस्वी में। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसके प्रेरक व्यक्ति कितने थे, 3। कौन कौन थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी 6 का आंसर डी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, यानी डी नंबर। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो ये महार जाति के थे, यानी दलित वर्ग के परिवार में ये जन्म लिए थे। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है जातिवाद के पोषकों द्वारा स्वर्ण विभाजन किसका दूसरा रूप है। यानी प्रश्न में पूछा गया है जातिवाद के पोषकों द्वारा स्वर्ण विभाजन किसका दूसरा रूप है। तो ये किसका दूसरा रूप है, जाति प्रथा। यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है जाति प्रथा किस प्रकार का स्वर्ण विभाजन है। तो ये अस्वाभाविक है, यानी स्वाभाविक नहीं है। यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है जाति प्रथा के अनुसार स्वर्ण विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार स्वर्ण विभाजन का आधार क्या है। तो ये होता है पैतृक पेशा। यानी 10 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। तो ये रूपांतरित किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है ललई सिंह यादव के द्वारा। यानी 11 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये मनुष्य को किस पेशे के अनुसार प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन भर उसी जाति का काम करता है। तो यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 का आंसर बी हो जाएगा।
उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। क्योंकि यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो यानी 13 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र का परा है। तो सच्चे लोकतंत्र का परा यानी उसका मतलब क्या है? भाईचारा, यानी सभी व्यक्ति को एक दूसरे को मिलकर रहना चाहिए, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? तो मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 3। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 15 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? तो ये कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो ये 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? 1936 ईस्वी में, यानी 17 का आंसर बी इज आ करेक्ट हो जाएगा, यानी बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे महात्मा गांधी? नहीं, ये नहीं थे। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो इसमें बी नंबर में ज्योतिबा फुले दिया गया है, तो ये ज्योतिबा फुले इनका रचनात्मक व्यक्ति थे। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, इसलिए 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 20 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर की रचना है। पहला ऑप्शन है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। तो यही हो जाएगा इसका आंसर राइट, यानी 21 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा सर्ण विभाजन के साथ साथ और किसका विभाजन का रूप लिए हुए है? तो ये किसका विभाजन का रूप लिया है? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन, यानी जो व्यक्ति उस काम में रुचि नहीं है फिर भी वही काम को करने को जाति प्रथा कह रहा है। तो यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 22 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, यानी जो भारत की जाति प्रथा का विशेषता क्या है? तो ये है, यह कार्मिकों को अस्वाभाविक विभाजन करता है, यानी उसके रुचि के अनुसार विभाजन नहीं करता है, यानी तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि? ये क्यों नहीं है? स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है, यानी अस्वाभाविक विभाजन क्यों है? तो यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। तो यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो वो जाति प्रथा को मानते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर जाति प्रथा नहीं दिया गया है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा गया है, निर्धारित कार्य को रुचि के साथ व्यवस्थावश करना पड़ता है, यानी जब कोई भी मनुष्य जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का काम व्यवस्थावश उसको क्या करना पड़ता है, तो वही जाति का काम उसको करना पड़ता है, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना किए ही उसका पेशा निर्धारित कर देता है? जब कोई मनुष्य को बिना उसको काम में रुचि
लिए बिना ही उसको उस काम में भिड़ा देता है, यानी उस काम में को करने के लिए कह दिया जाता है। तो वो किस व्यवस्था में होता है? तो वो होता है जाति व्यवस्था, यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मनु कहा जाता है, यानी आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में ही पढ़ रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, संचारित शब्दार्थ है, यानी संचारित का अर्थ क्या होता है? तो संचालित का अर्थ होता है प्रवाहित, यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? यानी लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो यानी 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 29 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका पहला ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी 30 का आंसर ए ही हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि लेखक मानना चाहते हैं कि भारत का जो भी समाज हो वो स्वतंत्र हो और एक दूसरे को जो व्यक्ति भारत के समाज में रहते हैं वो एक दूसरे व्यक्ति मिलजुल कर रहे। तो इसलिए इसका 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ये लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानते हैं। तो यहाँ पर 31 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को महू मध्य प्रदेश, यदि वहाँ पर पूछा गया था राज्य, तो यहाँ पर पूरा डिटेल पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, यानी 33 का आंसर सी हो जाएगा। 33 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो हम किन्हें जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इसलिए 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो गया है? तो 21 खंडों में ये प्रकाशित हो गया है। तो ये कितने खंडों में प्रकाशित हो गया है? तो ये 21 खंडों में प्रकाशित हो गया है, यानी 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये प्रश्न ऊपर भी आया है। उसके बाद लास्ट यानी 36 नंबर प्रश्न है, उसके आगे, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, यानी जिस व्यक्ति को जिस फील्ड में जिस काम में उसे रुचि होना चाहिए उसी काम को करना चाहिए, ये आधुनिक समाज को कुशलता मानता है। तो इसका 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम रामजी सकपाल था। आप इस किताब में नहीं दिया गया, लेकिन यह भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम भीमाबाई था, यानी 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त की, यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, यानी 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है।
तो यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 41 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो ये श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। तो यह प्रश्न ऊपर भी आया था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? तो ये बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। तो यानी 43 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, बाबा साहेब यानी भीमराव अंबेडकर की विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो इनका विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जो कि भाषण 1900 लाहौर में हुआ था, उन्हीं से लिया गया था। उसके बाद यानी 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में किनकी रचना की? तो यहाँ पर यानी जो ये चैप्टर है उस चैप्टर का क्या नाम है, तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यानी 45 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो ये कौन सी विधा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये निबंध है, जो कि ये भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। तो यानी इसका 46 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो ये कार्यकुशलता को आवश्यक मानता है, यानी 47 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद लास्ट नंबर प्रश्न है यानी 48, भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रथम चैप्टर यानी जो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो ये ऑब्जेक्टिव है आप लोग समझ भी गए होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको यानी घर पर प्रत्येक प्रश्न को आपको उतार लेना है और इनको बारी बारी से याद कर लेना है। आपको अगर आप ये चैप्टर पढ़े हुए होंगे तो आपको कमेंट में लिखना होगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें हम अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।